अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम जिन्हीं प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना आज़ादी बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करवा रहे हैं, एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत के मालिक जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। तो आपकी आज की फेवरेट पर्सनालिटी फहद खान मामर साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हम प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपकी थोड़ी प्रोफाइल पे बात कर रहे हैं कि क्योंकि आपके चाहने वाले हमारे नाज़रीन और देखने वाले यही सुनना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी है आप दोस्तों की। मैं हूँ फहद बशीर बामन। मेरे वालिद बशीर अहमद बामन 2 दफ़ा MPA रहे। एक 1990 में, दूसरा 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल की टिकट पे। उसके बाद जो है मेरे अंकल डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मामन 4 दफ़ा वो MPA बने हैं। 2004 में, 8 में, 13 में और 18 की इलेक्शन में। और वो 2008 वाले जो टेन्योर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उनमें जो है औकाफ के वजीर भी रहे। अच्छा सर, दूसरी बात है कि आप मुझे बताएं कि हर शख्स का एक बचपन होता है। बचपन शरारती भी हो सकता है, बचपन सेंसिटिव भी हो सकता है, बचपन में बंदा मेहनती भी हो सकता है, बचपन में बंदा जो कुछ करना चाहे वो भी कर सकता है। तो आपका जो बचपन है वो कैसा गुजरा? बचपन सर, जैसे आपने बोला कि हर किसी का बचपन होता है, बचपना जैसे बोलते हैं, बचपना जी वो तो हर उसमें बच्चे में होता है। लेकिन मैं जो है अपने चाइल्ड लाइफ में काफ़ी शायर रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप का पॉलिटिक्स में आना आपका ख्वाब था या खानदानी की रवायत को बरकरार रखते हुए आपने इस चीज को कंटिन्यू किया? ख्वाब तो नहीं, जैसे कि हमें ये नहीं होता कि भाई लोग हों, प्रोटोकॉल हो या कोई सियासी ओहदा हो। क्योंकि आँख खोली है तो अपने ख़ानदान में जो है हमने देखी है ये MPA वगैरह या मिनिस्टर, मैंने जैसे आपको बताया। तो यही बस लोग आते हैं, यही ज़रूरी नहीं समझते कि हम लोग किसी ओहदे के मोहताज हैं। बस लोग आते हैं यहाँ पे, जो कोई उनका छोटा बड़ा कोई मसला होता है उनका हल कर देते हैं, या उनकी खिदमत में हम लोग इधर होते हैं। अच्छा, आप सियासत में ना होते तो क्या होते? सियासत में तो सर मैंने किया हुआ है लॉ। लॉ। तो मैं, मेरा था ये कि भाई मैं अच्छा कोई एडवोकेट होता। अच्छा सर, ये जो एजुकेट वर्ड है इसकी एब्रीविएशन क्या है? और बंदा जो वकील बनने के लिए मेहनत करता है तो सामने वो अपना कौन सा लक्ष्य बनाकर कहता है कि अब मैं वकील बनूंगा, तो वो भी थोड़ा हमें बताएं। मुझे तो ये नहीं है कि जिस माशरे में हम लोग चल रहे हैं, रहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो अच्छा एडवोकेट होता है, वकील होता है, वो अपनी डायरी मेंटेन करे और उसको देखे कि और स्टडी करे, फोकस करे अपने केसेस के ऊपर कि भाई कल सुबह जो मैं कोर्ट जाऊँगा तो जो क्लाइंट आएंगे तो उनके ऊपर कौन से चार्जेस हैं, कौन सा उसके ऊपर केस है। अगर स्टडी करके वो बंदा नहीं जाएगा तो वही जो रवायत है, डेट, ये वो, तो मैं समझता हूँ कि स्टडी करना, उस पर फोकस करना, यही। अच्छा, सियासत को आप इबादत समझते हैं कि झूठ? क्योंकि आज सियासत ऐसा वर्ड हो गया है कि हर बंदा यही कहता है कि आप मेरे साथ सियासत ना करो, घर में हो चाहे दोस्तों में हो चाहे रिश्तेदारों में हो। तो ये वर्ड इस हिसाब से यूज क्यों होता है? सियासत का
ये है कि सियासत है इबादत, कि खिदमत करें, इबादत, जो खिदमत इबादत ही है। सही। लेकिन इधर जो सियासत का मतलब है उसका कि भाई अगले बंदे को, जो आपका अपोनेंट है, उसको आपके जो अंदर की बात है या उस आपकी जो चाल है उसको पता ना चले। अच्छा। अच्छा सर, आप खुद को कंफर्टेबल किस चीज़ में समझते हैं? सियासत में समझते हैं या अपनी ज़मींदारी में समझते हैं? आप बेहतर मतलब क्या है, सियासतदान हैं या ज़मींदार हैं? लेकिन सियासत जो करते हैं सही हिसाब किताब से, जैसे कि आप लोग आए तो आपने गाड़ी खड़ी की और एक मिनट में, क्योंकि मैं अंदर नमाज ही पढ़ रहा था, सही। मैं बाहर आया, सीधा आपसे मिला। सियासतदान का ये होता है कि आप उस बंदे तक आपकी रसाई जो है, अप्रोच जो है, वो बगैर कोई दरवाज़ा बंद किए, बगैर किसी गनमैन को का सामना किए हुए, बगैर किसी सेक्रेटरी का से टाइम मांगते के बिना आपकी रसाई हो वहाँ पे और वहाँ पे आप पहुँच जाएं। तो मैं समझता हूँ सियासत ये है। और सियासत में जो आपके पास आए वो आप उसका मसला है या प्रॉब्लम है वो आप हल करें। सर, आप फंक्शन लीग से सियासत पे काम कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि फंक्शनल लीग का जो वर्क का पॉइंट है, वो थोड़ा कम होते हुए नजर आ रहा है। इसकी क्या वजूहत है? देखें जी, 15 साल गुजर गए हैं। हम्म। तो सिंध में जो है और सूबों में आपने देखा, अभी 2018 में वहाँ पे मरकज़ में और पंजाब में पीटीआई आई, केपीके में, तो रिजीम चेंज हुआ वहाँ पे 16 महीने के लिए, फिर पीडीएम आ गई। पीडीएम मतलब 11 जमायतें। सही। ठीक है, उसमें हम लोग जीडीए, जो हमारा हाँ, इत्तेहाद है हम फंक्शनली, जीडीए। वो हम लोग जो है उसमें से बाहर थे। और जब भी हमें हिस्सा मिला है, आप 90s में देखें या 97 में देखें या उसके बाद 2002 में जो मुशर्रफ साहब जब थे, काफली की गवर्नमेंट थी, तो एक या दो वजारतों पे हमारी जो है कोलिजन उनके साथ होती है। ये ऐसा मैं मिसाल देता हूँ लोगों को कि भाई एक हम लोग जो किसी स्टॉप पे खड़े होते हैं, वैन वहाँ से गुजरती है और तो हम लोग उस पे चढ़ के बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन हमें फिर वो जो है जहाँ तक हमें जाना होता है वहाँ तक छोड़ के नहीं जो है आती है, वहाँ पे हमें उससे उतरना पड़ता है। पीपल्स पार्टी के किरदार को आप किस निगाह से देखते हैं? क्या पीपल्स पार्टी ने फ्लड में यहाँ लोगों को दिया? मैं देखता था यहाँ पे, हम्म। एक तो बड़ा ही ये हमारे ऊपर जो ये टाइम गुजरा, हाँ, बिल्कुल। अजीब व गरीब थे कि भाई हर किसी के फ़ोन आते थे कहीं से कि भाई टेंट दे दो, राशन दे दो। हाँ, वाकई बिल्कुल। एक आपने देखा बाहर जो तबाही, बिल्कुल, बिल्कुल देखिए। तो आम लोगों के घर थे वो गिर गए या रास्ते वगैरह सारे जो है ना वो ख़त्म हो गए थे। तो मैं देखता था क्योंकि हम लोग इधर ही थे, तहसील में घूम रहे थे, तो कोई दो बंदे बाइक पे वो एक टेंट लेकर जा रहे होते थे। अच्छा। जी। या एक कोई ट्रक आता था, वो जो एनजीओज या जो टीमें काम कर रही थी वो लोग आते थे, उसके पीछे बेचारे वो 8-8 9-9 10-10 किलोमीटर उस ट्रक के पीछे, मतलब जैसे एक तजलील होती है, हम्म। तो वो हुई। बाकी लोगों को मिला तो नहीं कुछ। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा? मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि अगर सिंध में पीपल्स पार्टी ने हम्म। तकरीबन एमएनएस के तकरीबन सीट्स ली थी। जी जी। ठीक है, दो को छोड़ के जो जीडीए ने ली हम्म। थी या 5-6 एमक्यूएम ने ली थी। तो सिंध में तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, ऐसा मसला है नहीं, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये अक्सरियत वजीर आजम बनने के लिए काफ़ी नहीं है, 33-34 सीटें बनती हैं। अच्छा। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि ख्वाब तो हर बंदा देखता है,
तो आपका कोई ऐसा ख्वाब जो अभी तक पूरा ना हुआ हो? जी, मैं यही कोशिश करता हूँ, चाहता हूँ कि जिस अ, जिस सिचुएशन से हमारा जो मुल्क है या स्पेशली सिंध है, हर बंदे के लिए अब परसों जब यहाँ से बिलावल जरदारी साहब गुजर रहा था तो यहाँ पे कोई 15-20 चोरियां डकैतियां हुई। एक बंदे ने तहसील हेडक्वार्टर में खुदकुशी की 4 बच्चों के बाप ने। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि भाई आटा या रोजमर्रा की चीजें, देखिए लीडर वो नहीं होता कि अब लोगों को क्या पता है IMF क्या होती है, सही। डॉलर क्या होता है। डॉलर। लोगों को फायदा तब है जब वो पेट्रोल पंप पे 50 या 100 का पेट्रोल डलवाते थे तो उनका सारा दिन आराम से गुजर जाता था। या जो आटा था वो 50 तक मिल जाता था, चीनी मिल जाती थी। तो इस वक्त वो हालात मुश्किल है और मैं चाहता हूँ कि वो ये मैं नहीं चाहता कि किसकी हुकूमत आए या किसकी, मैं चाहता हूँ कि ये सही हो जाए। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि महंगाई का जिम्मेवार कौन है? सिंध गवर्नमेंट या वफाक गवर्नमेंट? और जो ये हमारी मैशियत जीरो लेवल पे आ चुकी है, तो इसको हम किसके कारण इसका जो जिम्मा है हम किसे समझे? सर जिम्मा तो आपने देखा कि PDM हुकूमत को ख़त्म हुए 1 या 2 महीने गुजरे होंगे। सही। आप देख रहे हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी पे कचरा डाल रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग पे डाल रही है और जो भी उसमें थी 11 पार्टी, MQM वो लास्ट टाइम पे उनके साथ जो है निकल गई। तो ये तो समझ नहीं आती कि ये किसकी वजह से हुआ है। वो तो कोई जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो बिलावल साहब बोल रहे हैं कि ये जो है मसला, ये मेरे जो इत्तेहादी हैं वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये मतलब वो उस पे डाल रहा है, वो जैसे गन फैलाते हैं, वो हो रहा है। बाकी तो थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हमें जो टाइम दिया गया था उसके हिसाब से हमारे प्रोग्राम का टाइम पूरा होने लगा है। लास्ट में आपकी तरफ से अपनी आवाम को, अपने रिलेटिव को, अपने वोटर्स को और यहाँ के पॉलिटिक्स के दोस्तों के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें तो हमारे चैनल के थ्रू आप मैसेज दे सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको मैसेज दूंगा, खास करके जो हमारे यूथ है, क्योंकि यूथ जो है वो ही अब आगे जो मुस्तकबिल है वो यूथ का है। सही। वो ये कहते हैं कि हमारे पास अल्टरनेट नहीं है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, या जो भी पार्टी है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। बेल्ट पेपर आपको मिलता है, पोलिंग स्टेशन आपके करीब होते हैं, आप जाएं और इस्तेमाल जो है वोट का, वो अपने हिसाब से, अपने ज़मीर के हिसाब से, अपने हालात को देखते हुए वो उसका इस्तेमाल करें, ना कि किसी की मार्फत पे वोट दें कि भाई हमें इसने बोला है, हमें इसने मजबूर किया है। नहीं, आप अपने हिसाब से दें। और हमने तो टूटी हुई सड़कों पे, स्कूल जो बंद हैं उस पे अपना टाइम वेस्ट कर दिया। आप अपने जो आपको आपकी आने वाली जो नस्लें हैं उन पे ये एहसान करें, उनका सोचें और वोट का सही इस्तेमाल करें। और ये ना कहें कि हम वोट किसी को ना देंगे। ये आपके वोट के ताकत से ये आपके जो है सारे मसले हल हो सकते हैं। सर बंडल ऑफ थिंग्स। नाज़रीन, आपने मैसेज सुना, एक बेहतरीन मैसेज था कि आप अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो अपने ज़मीर के हिसाब से करें, क्योंकि ये वोट ही है जो हमारी किस्मत का फैसला बदल सकता है। लास्ट में एक खूबसूरत शेर के साथ मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही बाकी तो होंगे मैं वे गुफ्तगू, गुजर गए इस रात तो सलाम आखिरी। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।